एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री की जहां कातिल घर के अंदर ही मौजूद है। लेकिन आखिर वो है कौन? और सबसे बड़ा सवाल जिस पर सबसे कम शक होता है, क्या वही असली कातिल निकलता है? आखिर तक जुड़े रहिए, क्योंकि हर अगले मिनट के साथ ये कहानी आपको और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक मशहूर क्राइम नॉवेलिस्ट के बारे में पता चलता है जिसका नाम है हार्लन थ्रोम्बी। हार्लन बेहद अमीर है। उसके पास एक आलीशान बंगला है और एक बहुत बड़ा परिवार भी। आज हार्लन का 85वां जन्मदिन है। इसी वजह से उसने अपने पूरे परिवार को एक साथ बुलाया है ताकि सब मिलकर धूमधाम से उसका जन्मदिन मना सकें। फिर पूरे घर में जश्न शुरू हो जाता है। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल होता है, लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही घंटों बाद यही खुशी मातम में बदलने वाली है। अगली सुबह जैसे ही हार्लन की हाउसकीपर उसके कमरे में जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने हार्लन की लाश पड़ी होती है और उसके गले से बहुत सारा खून बह चुका होता है। यह नजारा देखकर वो बुरी तरह घबरा जाती है। कुछ ही देर में हार्लन की मौत की खबर हर तरफ फैल जाती है। पुलिस पहुंचती है, जांच शुरू होती है, लेकिन यह साफ नहीं होता कि यह आत्महत्या है या फिर एक बेहद चालाकी से किया गया कत्ल। समय बीतता है और देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर जाता है। अब हमारी मुलाकात होती है हार्लन की केयरटेकर मार्टा से। हार्लन की मौत के बाद मार्टा बेहद परेशान है, क्योंकि वो हार्लन के सबसे करीबी लोगों में से एक थी। तभी हार्लन का बेटा वॉल्ट मार्टा को फोन करता है। वो कहता है, मार्टा तुम्हें घर आना पड़ेगा। कल पुलिस पूरे परिवार से पूछताछ करने वाली है और उन सभी लोगों से भी जो इस महल में काम करते हैं। मार्टा आने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन 2 डिटेक्टिव वहां पहुंचते हैं जिनका नाम है एलियट और वेगनर। अब शुरू होती है असली जांच। सबसे पहले वो हार्लन की बड़ी बेटी लिंडा से पूछताछ करते हैं। लिंडा बड़े ही शांत अंदाज में उनके सामने बैठती है और उनके हर सवाल का जवाब देने लगती है। तभी वहां एक मशहूर प्राइवेट डिटेक्टिव की एंट्री होती है जिसका नाम है बेनॉइड ब्लैंक। जैसे ही ब्लैंक आता है, पूरे माहौल का रंग ही बदल जाता है। उसकी नजर हर छोटी से छोटी चीज पर होती है, मानो उससे कुछ भी छिप नहीं सकता। अब ब्लैंक भी एक एक करके सबसे सवाल पूछना शुरू करता है। सबसे पहले लिंडा से पूछताछ होती है। उसके बाद बारी आती है उसके पति रिचर्ड की। डिटेक्टिव रिचर्ड से भी कई सवाल करते हैं और उसकी हर बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। इसके बाद बुलाया जाता है जॉनी को। जॉनी हार्लन की मरी हुई बेटी की पत्नी, यानी उसकी विधवा बहू है। डिटेक्टिव उससे भी लंबी पूछताछ करते हैं और उसके जवाबों को गौर से नोट करते हैं। फिर बारी आती है जॉनी की बेटी मेग की। मेग की उम्र अभी काफी कम है, लेकिन फिर भी उससे कई अहम सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद वॉल्ट को बुलाया जाता है और उससे भी पूरी पूछताछ की जाती है। दिलचस्प बात यह है कि इन सभी लोगों से 2 बार सवाल किए जाते हैं। पहली बार उनसे डिटेक्टिव एलियट पूछताछ करता है, लेकिन दूसरी बार ब्लैंक खुद उनके पास जाता है और एक एक करके सबके जवाबों को अपने तरीके से परखता है। एलियट का मानना है कि हार्लन ने आत्महत्या की है, लेकिन ब्लैंक इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होता। जब वो पूरे परिवार से बात कर लेता है तो सबके सामने कहता है कि हार्लन की मौत उसके जन्मदिन वाली रात ही हुई थी और मुझे पूरा शक है कि या तो उसके परिवार के किसी सदस्य ने उसका कत्ल किया है या फिर इस घर में कोई ऐसा है जिसे इस मौत के पीछे का पूरा सच पता है। इतना सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। इसके बाद ब्लैंक परिवार के हर सदस्य और हार्लन के रिश्तों के बारे में जानना शुरू करता है। तभी उसे पता चलता है कि हार्लन के रिश्ते घर के ज्यादातर लोगों के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं थे। लगभग हर किसी के साथ उसका किसी न किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। अब ब्लैंक बात करता है मार्टा से। बातचीत के दौरान उसे रिचर्ड के बारे में एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। मार्टा बताती है कि जिस दिन हार्लन की मौत हुई थी, उसी दिन रिचर्ड उसके ऑफिस गया था। वजह यह थी कि हार्लन को पता चल गया था कि रिचर्ड का किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर चल रहा है और उसका एक वीडियो भी उसके हाथ लग चुका था। हार्लन के पास उस वक्त सबूत भी थे, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि रिचर्ड उसकी बेटी को धोखा दे रहा था। दोनों के बीच काफी देर तक तीखी बहस होती रही। इसी दौरान मार्टा ब्लैंक को ये सारी बातें बता रही होती है, लेकिन तभी अचानक उसे उल्टी आने लगती है, क्योंकि मार्टा की एक अजीब आदत है। जब भी वो झूठ बोलने की कोशिश करती है, उससे तुरंत उल्टी आने लगती है। यही वजह है कि ब्लैंक को उसके ऊपर बाकी लोगों से कहीं ज्यादा भरोसा होने लगता है। अब ब्लैंक की सस्पेक्ट लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है रिचर्ड का। उसके पास हार्लन को मारने की ठोस वजह भी थी, इसलिए फिलहाल वही पहला संदिग्ध बन जाता है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। दूसरे सस्पेक्ट के रूप में सामने आता है जॉनी का नाम। दरअसल जॉनी लंबे समय से हार्लन के पैसे चुरा रही थी, लेकिन एक दिन हार्लन को इस चोरी का पता चल जाता है। इसके बाद वो जॉनी की आर्थिक मदद पूरी तरह बंद कर देता है ताकि आगे वो उससे एक भी पैसा न ले सके। जॉनी इस बात से बेहद गुस्से में थी, इसलिए ब्लैंक की नजर में वो भी एक बड़ा संदिग्ध बन जाती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है वॉल्ट।
उसकी भी अपने पिता हार्लन के साथ जबरदस्त बहस हुई थी। हार्लन इतना नाराज था कि उसने अपनी पब्लिशिंग कंपनी से वॉल्ट का नाम तक हटा दिया था। यानी वॉल्ट के पास भी अपने पिता से नाराज होने की बड़ी वजह थी। अब तक 3 संदिग्ध सामने आ चुके थे, लेकिन ब्लैंक का चौथा और सबसे रहस्यमयी सस्पेक्ट था रैनसम। रैनसम लिंडा का बेटा है। जिस रात हार्लन की मौत हुई उसी रात उसका भी हार्लन के साथ जोरदार झगड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, रैनसम का व्यवहार भी शुरू से ही काफी अजीब और रहस्यमय था, इसलिए ब्लैंक का शक उस पर और भी गहरा हो जाता है। अब ब्लैंक फिर से इलियट के साथ बैठता है। अब तक जितने भी लोगों से पूछताछ हुई थी वो उन सभी के बयान दोबारा सुनता है। हर छोटी बड़ी बात को जोड़ने की कोशिश करता है ताकि पता चल सके कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, और आखिर किसका असली मकसद क्या था। धीरे धीरे हर सुराग एक दूसरे से जुड़ने लगता है और तभी ब्लैंक उस जन्मदिन वाली रात की हर घटना को अपने दिमाग में दोबारा याद करना शुरू करता है, क्योंकि उसे यकीन है अगर इस केस का जवाब कहीं छिपा है तो वो उसी रात के हर छोटे से छोटे पल में छिपा हुआ है। अब ब्लैंक उस रात की हर घटना को अपने दिमाग में फिर से जोड़ने लगता है, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि इस केस का सबसे बड़ा राज किसी सबूत में नहीं बल्कि लोगों की यादों में छिपा है। जब हार्लन की मौत हुई थी, पार्टी खत्म होने के बाद मार्टा हार्लन को उसके कमरे तक छोड़कर गई थी। उसी समय जॉनी अपने कमरे में मेडिटेशन कर रही थी। तभी उसे अचानक ऊपर से किसी चीज के जमीन पर गिरने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर जॉनी तुरंत हार्लन के कमरे की तरफ जाती है ताकि देख सके कि सब कुछ ठीक है या नहीं। तभी हार्लन खुद दरवाजा खोलता है और कहता है, सब ठीक है, बस मेरा गेम बोर्ड नीचे गिर गया था। यह सुनकर जॉनी को कोई शक नहीं होता और वो वापस अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद हम लिंडा और रिचर्ड को देखते हैं। दोनों अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहे होते हैं। रिचर्ड को तो जल्दी नींद आ जाती है, लेकिन लिंडा की आंखों से नींद पूरी तरह गायब होती है। इसी बीच आधी रात को दोनों की नजर मार्टा पर पड़ती है। दूसरी तरफ वॉल्ट बाहर खड़ा सिगार पी रहा होता है और उसके साथ उसका बेटा जैकब भी मौजूद होता है। तभी वॉल्ट देखता है कि हार्लन सीढ़ियों से नीचे आ रहा है। वो तुरंत हार्लन से कहता है कि पहले की इतनी रात को आपको नीचे नहीं आना चाहिए। यह सुनकर हार्लन बिना कुछ कहे वापस अपने कमरे में चला जाता है। अब तक जितनी भी बातें सामने आई थीं, उन्हें सुनने के बाद ब्लैंक गहरी सोच में डूब जाता है। वो अपने सभी संदिग्धों के बारे में फिर से विचार करने लगता है। तभी वो रैनसम के बारे में पूछता है। इस पर इलियट बताता है कि रैनसम तो पार्टी बीच में ही छोड़कर चला गया था। हार्लन से उसका जोरदार झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वो घर से निकल गया, यानी आधी रात के समय वो वहां मौजूद ही नहीं था। यह सुनने के बाद ब्लैंक एक बार फिर से पूरी पूछताछ पर ध्यान देता है। वो और इलियट काफी देर तक हर बयान, हर समय और हर घटना को जोड़कर समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना वो इस केस को समझने की कोशिश करते हैं उतना ही ये मामला और उलझता जाता है। आखिरकार दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर इस रहस्य का सच कोई बता सकता है तो वो सिर्फ मार्टा है, क्योंकि उस रात वो हार्लन के सबसे करीब थी और शायद वही एक ऐसी इंसान है जिसके पास इस पूरी पहेली का आखिरी टुकड़ा मौजूद है। लेकिन ब्लैंक अभी ये नहीं जानता कि मार्टा के पास सिर्फ जवाब ही नहीं बल्कि एक ऐसा राज भी छिपा है जो इस पूरे केस की दिशा हमेशा के लिए बदल सकता है। अब केस का सबसे अहम हिस्सा शुरू होने वाला था, क्योंकि पहली बार मार्टा उस रात का सच बताने जा रही थी। लेकिन जो खुलासा होने वाला था वो ब्लैंक ही नहीं, आपको भी पूरी तरह हैरान कर देगा। तब ब्लैंक और इलियट फिर से मार्टा से पूछताछ शुरू करते हैं। इस बार मार्टा उस रात की पूरी घटना बताती है। वो कहती है कि जिस रात वो हार्लन के कमरे में गई थी उस समय वो उसे उसकी रोज की दवाइयां दे रही थी, लेकिन तभी गलती से दवाइयों की शीशी नीचे गिर जाती है। जल्दबाजी और घबराहट में मार्टा हार्लन को इंजेक्शन लगा देती है। इंजेक्शन देने के कुछ ही सेकंड बाद उसे एहसास होता है कि शायद उसने हार्लन को गलत दवा या जरूरत से ज्यादा डोज दे दी है। ये सोचते ही मार्टा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत हार्लन से कहती है, हमें अभी इसी वक्त अस्पताल चलना चाहिए। लेकिन हार्लन शांत रहते हुए कहता है, अब मैं नहीं बचूंगा, और अगर हम अस्पताल गए तो तुम बेवजह इस मामले में फंस जाओगी। यह सब देखकर मार्टा पूरी तरह घबरा जाती है। वो कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका पैर हार्लन के पैर से टकरा जाता है और वो जोर से जमीन पर गिर जाती है। यही वो आवाज थी जिसे नीचे मेडिटेशन कर रही जॉनी ने सुना था। आवाज सुनकर जॉनी तुरंत ऊपर आती है, लेकिन हार्लन बिना घबराए दरवाजा खोलता है और झूठ बोल देता है कि सब ठीक है, बस मेरा गेम बोर्ड नीचे गिर गया था। जॉनी उसकी बात पर भरोसा करके वापस नीचे चली जाती है। जैसे ही वो जाती है, मार्टा फिर से बुरी तरह घबरा जाती है। उसकी हालत देखकर हार्लन उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारी माँ एक इमिग्रेंट है और उसके सारे दस्तावेज भी पूरे नहीं हैं। अगर इस मामले में कुछ भी गड़बड़ हुई तो सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। इसके बाद हार्लन मार्टा को एक एक कदम समझाता है। वो कहता है, अभी तुम सबके सामने इस घर से निकल जाओ, फिर आधी रात को कार लेकर वापस आना।
कार ऐसी जगह पार्क करना जहां सीसीटीवी कैमरे में वो दिखाई न दे। उसके बाद पीछे वाले दरवाजे से चुपचाप ऊपर आ जाना। मार्टा के पास उस समय और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा हार्लन ने उसे समझाया था। मार्टा पीछे वाले रास्ते से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आती है, लेकिन तभी अचानक सीढ़ियों की एक लकड़ी टूट जाती है। पल भर के लिए उसे लगता है कि अब वो पकड़ी जाएगी, लेकिन किसी तरह वो खुद को संभाल लेती है और सीधे हार्लन के कमरे में पहुंच जाती है। कमरे में पहुंचकर मार्टा हार्लन के कपड़े पहन लेती है। इसके बाद वो जानबूझकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है ताकि दूर से देखने वाले को यही लगे कि नीचे उतरने वाला इंसान हार्लन ही है। तभी वॉल्ट की नजर उस पर पड़ती है। वो बिना शक किए कहता है, इतनी रात को आपको नीचे नहीं आना चाहिए, वापस अपने कमरे में जाइए। यहीं पर पूरी पहेली का एक टुकड़ा साफ हो जाता है। अब हमें समझ आता है कि उस रात वॉल्ट ने असल में हार्लन को नहीं बल्कि हार्लन के कपड़ों में मार्टा को देखा था। मार्टा अपना काम पूरा करके वापस कमरे में जाती है, कपड़े बदलती है और फिर नीचे उतरने लगती है। लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुंचती है, उसकी नजर घर की सबसे बुजुर्ग महिला पर पड़ती है। वो बुजुर्ग महिला मार्टा को देख लेती है। एक पल के लिए मार्टा की सांसें थम जाती हैं। उसे लगता है कि अब उसका राज खुल जाएगा, लेकिन तभी वो बुजुर्ग महिला धीरे से अपना मुंह खोलती है और कहती है, रैनसम। दरअसल उसे लगता है कि उसके सामने मार्टा नहीं बल्कि रैनसम खड़ा है। यह सुनते ही मार्टा राहत की सांस लेती है और बिना समय गंवाए वहां से निकल जाती है। मार्टा अपनी कहानी का लगभग पूरा हिस्सा ब्लैंक और एलियट को बता देती है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी बात अब भी छिपा लेती है, दवाइयों वाली गलती। क्योंकि उसे डर है कि अगर ये सच सामने आ गया तो शक सीधे उसी पर आ जाएगा। मार्टा की बात सुनने के बाद ब्लैंक उससे कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इस केस के कई अहम सबूत या तो गायब हो चुके हैं या जानबूझकर गायब किए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज नहीं है और कई दूसरी चीजें भी लापता हैं। अगर हमें सच तक पहुंचना है तो तुम्हारा साथ जरूरी है, क्योंकि इस घर को सबसे अच्छी तरह तुम ही जानती हो। मार्टा तुरंत उसकी बात मान जाती है, लेकिन उसकी असली वजह कुछ और ही होती है। वो ब्लैंक की मदद इसलिए नहीं कर रही थी कि सच सामने आए, बल्कि इसलिए कर रही थी ताकि अगर कोई ऐसा सबूत मिले जो उसे इस कत्ल से जोड़ता हो तो वो उसे ब्लैंक से पहले ही हमेशा के लिए मिटा सके। इसी बीच हवेली में हार्लन का वकील पहुंचता है, क्योंकि अब वो पल आने वाला था जिसका इंतजार पूरा परिवार कर रहा था। हार्लन की वसीयत पढ़ी जाने वाली थी और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में एक ऐसा फैसला सुनाया जाएगा जो पूरे परिवार की जिंदगी उलट पुलट कर देगा। तभी जैकब एक नई बात बताता है। वो कहता है कि जिस रात पार्टी चल रही थी, जब वो बाथरूम में था, तब उसने हार्लन और रैनसम की बातचीत सुनी थी। जैकब के मुताबिक जैसे ही हार्लन ने अपनी वसीयत का जिक्र किया, रैनसम बुरी तरह भड़क गया। दोनों के बीच जोरदार बहस हुई और गुस्से में रैनसम ने हार्लन को धमकी भी दी। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। परिवार के सभी लोग हैरान होकर रैनसम की तरफ देखने लगते हैं और उससे सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन रैनसम किसी को जवाब देने के बजाय एक एक करके सबसे बदतमीजी करने लगता है। उसका गुस्सा देखकर ब्लैंक का शक उस पर और भी गहरा हो जाता है। इसी बीच बाहर खड़ा ब्लैंक कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी हार्लन का पालतू कुत्ता उसके पास आता है। उसके मुंह में टूटी हुई सीढ़ी का लकड़ी का टुकड़ा होता है, जिसे कुछ देर पहले मार्टा ने वहां से फेंक दिया था। जैसे ही ब्लैंक उस टुकड़े को देखता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसे एहसास होता है कि शायद ये छोटा सा टुकड़ा इस केस का बहुत बड़ा सुराग साबित हो सकता है। वो तुरंत उस लकड़ी के टुकड़े को लेकर घर के अंदर भागता है ताकि अब तक मिले हर सुराग को आपस में जोड़ सके। उसी समय हार्लन का वकील सबके सामने उसकी वसीयत पढ़ना शुरू करता है, लेकिन जैसे जैसे वसीयत आगे बढ़ती है, पूरे परिवार के चेहरों का रंग उड़ने लगता है, क्योंकि हार्लन ने अपनी पूरी संपत्ति मार्टा के नाम कर दी थी। मार्टा का नाम सुनते ही पूरा परिवार आग बबूला हो जाता है। जो लोग कुछ देर पहले तक उससे प्यार और इज्जत से बात कर रहे थे, वही अब उसे सिर्फ एक नौकरानी कहकर अपमानित करने लगते हैं। कोई उससे धोखेबाज कहता है, कोई डायन, तो कोई उस पर आरोप लगाता है कि उसने हार्लन को बहकाकर उसकी सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली। मार्टा ये सब सुनकर वहां से निकलने लगती है, लेकिन परिवार का लगभग हर सदस्य उसके पीछे आता है और उसे मनाने, डराने और दबाव डालने की कोशिश करता है कि वो सारी प्रॉपर्टी वापस उनके नाम कर दे। इसी बीच रैनसम अपनी कार लेकर वहां पहुंचता है। वो मार्टा को अपनी गाड़ी में बैठाता है और उसे वहां से दूर ले जाता है। कुछ देर बाद दोनों एक डाइनर में बैठते हैं। रैनसम को पहले से पता होता है कि जब भी मार्टा झूठ बोलती है, उससे तुरंत उल्टी आने लगती है, इसलिए वो बड़ी चालाकी से उससे बातें करना शुरू करता है। धीरे धीरे सवालों का जाल बिछाता है और उसके हाव भाव पर नजर रखता है। कुछ ही देर में रैनसम को यकीन होने लगता है कि मार्टा सिर्फ हार्लन की मौत के बारे में जानती ही नहीं, बल्कि उस रात जो कुछ हुआ उसमें उसका भी कोई ना कोई संबंध जरूर है थी। रैनसम इन सारी बातों का फायदा उठाकर मार्टा को डराना शुरू कर देता है। फिर वो उसके सामने एक डील रखता है। वो कहता है, अगर तुम इस मुसीबत से बचना चाहती हो तो हार्लन की पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। इसके बाद मार्टा अपने घर लौट जाती है, लेकिन अब सिर्फ रैनसम ही नहीं,
पूरी थ्रोम्बी फैमिली उसके पीछे पड़ चुकी होती है। हर कोई यही सोच रहा होता है कि किसी भी तरह मार्टा से पूरी प्रॉपर्टी वापस कैसे हासिल की जाए। कोई उसे बार बार फोन करता है, कोई उसे समझाने की कोशिश करता है, तो कोई उसे डराने की। इसी बीच यह खबर टीवी पर भी चलने लगती है। कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि हार्लन की करोड़ों की संपत्ति अब मार्टा के नाम हो चुकी है। थोड़ी ही देर में मीडिया की गाड़ियां मार्टा के घर के बाहर पहुंच जाती हैं। कैमरे, रिपोर्टर और भीड़, हर कोई उसी का इंतजार कर रहा होता है। मार्टा सबसे ज्यादा इस बात से डर रही होती है कि कहीं मीडिया उसकी मां के इमिग्रेशन का मुद्दा न उठा दे। इसीलिए वो रिपोर्टरों से बचने के लिए घर के पीछे वाले दरवाजे से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहां वॉल्ट आ जाता है। वॉल्ट उसे धमकाते हुए कहता है, अगर तुमने प्रॉपर्टी वापस नहीं की तो मैं पुलिस को बता दूंगा कि तुम्हारी मां एक इमिग्रेंट है। उसके बाद तुम्हारी मां जेल जाएगी और तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। यह बात सुनकर मार्टा सचमुच डर जाती है। इसी बीच जब वो अपना मेल बॉक्स चेक करती है तो उसे अंदर एक लिफाफा मिलता है। उसके अंदर होती है हार्लन की टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट। रिपोर्ट देखते ही मार्टा के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत उस रिपोर्ट को लेकर रैनसम के पास पहुंचती है और कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह रिपोर्ट किसने भेजी है और क्यों भेजी है। मुझे लग रहा है कि हमारे अलावा भी किसी को पता है कि उस रात कमरे में क्या हुआ था। रैनसम उसे शांत करते हुए कहता है, घबराओ मत, हम सीधे उस लैब में चलते हैं जहां यह रिपोर्ट तैयार की गई थी। शायद वहीं हमें इस रहस्य का जवाब मिल जाए। लेकिन जैसे ही दोनों लैब पहुंचते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरी लैब आग की लपटों में जल चुकी होती है। यानी कोई उनसे पहले वहां पहुंच चुका था और उसने उन सभी सबूतों को मिटाने की कोशिश की थी जो असली कातिल तक पहुंचा सके थे। इसी बीच मार्टा के फोन पर एक रहस्यमयी मैसेज आता है। उस मैसेज में सिर्फ एक लोकेशन का एड्रेस लिखा होता है। मार्टा और रैनसम अभी इस बारे में बात ही करने वाले होते हैं कि तभी ब्लैंक की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। ब्लैंक को देखते ही दोनों वहां से भागने लगते हैं और ब्लैंक भी बिना देर किए उनका पीछा शुरू कर देता है। कुछ देर तक सड़कों पर जबरदस्त पीछा चलता है। आखिरकार पुलिस उनकी कार को रोक लेती है और रैनसम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद ब्लैंक मार्टा को बताता है, मेरी बात रैनसम की दादी से हुई थी। उन्होंने बताया कि उस रात उन्होंने रैनसम को सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखा था। फिलहाल हमारे पास कार्रवाई शुरू करने के लिए इतना शक काफी है, इसलिए हमने उसे गिरफ्तार किया है। इसके बाद ब्लैंक मार्टा को घर छोड़ने के लिए निकलता है। लेकिन रास्ते में मार्टा अचानक गाड़ी रुकवाती है और उस लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां उसे रहस्यमयी मैसेज में बुलाया गया था। जैसे ही वो अंदर जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वहां उसे घर की एक और नौकरानी मिलती है जिसके हाथ बंधे हुए होते हैं। मार्टा तुरंत उसके पास पहुंचती है। मरने से पहले वो नौकरानी बड़ी मुश्किल से बताती है कि टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट उसी के पास थी, लेकिन किसी ने उसे झड़ दे दिया। ये कहते कहते उसकी सांसें टूटने लगती हैं। मार्टा उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती है। इस घटना से मार्टा पूरी तरह टूट जाती है। अब उसे एहसास हो जाता है कि यह मामला सिर्फ हार्लन के कत्ल तक सीमित नहीं है, बल्कि कोई एक एक करके हर उस इंसान को खत्म कर रहा है जो सच के करीब पहुंच रहा है। घबराई हुई मार्टा तुरंत ब्लैंक के पास पहुंचती है और इस बार उससे कुछ भी नहीं छिपाती। वो उसे उस रात की पूरी सच्चाई बता देती है और यह भी कहती है कि अब मैं ये बात पूरे परिवार के सामने भी बता दूंगी। मैं अब और कुछ नहीं छिपाना चाहती। इसके बाद वो फैसला करके हवेली पहुंचती है ताकि सबके सामने सच बता सके। लेकिन परिवार के सामने जाने से पहले वो टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट ब्लैंक को दे देती है। ब्लैंक रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ना शुरू करता है। उधर मार्टा पूरे परिवार के सामने सच बताने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो बोलने वाली होती है, ब्लैंक अचानक उसे रोक देता है। फिर वो सबकी तरफ देखकर कहता है, रुकिए, मुझे अभी अभी एक ऐसी बात पता चली है जो इस पूरे केस का रुख बदल सकती है। और बस यहीं से शुरू होता है असली खेल, क्योंकि अब ब्लैंक के पास वो सुराग था जो सीधे असली कातिल तक पहुंचने वाला था। ब्लैंक सबके सामने अपनी पूरी थ्योरी बताना शुरू करता है। वो कहता है कि टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में जो मॉर्फिन की मात्रा दिखाई दे रही है वो सामान्य नहीं थी। साफ है कि किसी ने दवाइयों के साथ छेड़छाड़ की थी और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि रैनसम था। ब्लैंक बताता है कि जिस रात रैनसम का हार्लन से झगड़ा हुआ, उसने जानबूझकर पूरे परिवार के सामने गुस्से में घर छोड़ने का नाटक किया। लेकिन बाहर निकलने के बाद उसने अपनी कार थोड़ी दूर रोकी और फिर चुपचाप पीछे वाले दरवाजे से दोबारा हार्लन के कमरे में घुस गया। वहां उसने उन दवाइयों के लेबल बदल दिए जो मार्टा हार्लन को देने वाली थी। उसका मकसद साफ था, मार्टा से गलती करवाना, हार्लन की मौत करवाना और पूरा इल्जाम मार्टा के सिर मढ़ देना। इसके बाद ब्लैंक मार्टा की तरफ देखकर कहता है, मार्टा, तुमने कोई गलती नहीं की थी। तुमने हार्लन को बिल्कुल सही दवा और सही डोज दिया था। दवाइयां तुमने नहीं बदली थीं, उनके लेबल रैनसम ने बदले थे। इतना कहकर ब्लैंक सबके सामने दवाइयों के असली लेबल दिखाता है और साबित कर देता है कि पूरी साजिश पहले से रची गई थी, यानी मार्टा पूरी तरह बेगुनाह थी। इसके बाद ब्लैंक एक और बड़ा खुलासा करता है। वो कहता है, आज तक किसी को यह नहीं पता था कि मुझे इस केस के लिए किसने बुलाया था, लेकिन सच ये है कि मुझे खुद रैनसम ने हायर किया था। सब लोग ये सुनकर दंग रह जाते हैं। ब्लैंक आगे बताता है कि रैनसम ने अखबारों में पढ़ लिया था कि पुलिस इस मौत को आत्महत्या मान रही है, इसलिए उसने मुझे जानबूझकर बुलाया ताकि शक मार्टा पर जाए, मैं उसे पकड़ूं और उसकी बनाई हुई पूरी योजना सच जैसी दिखाई दे। ब्लैंक आगे बताता है कि जब पूरा परिवार हार्लन के अंतिम संस्कार में व्यस्त था,
तब रैनसम दोबारा हार्लन के कमरे में गया था। उसका इरादा दवाइयों को फिर से पहले जैसा करने का था ताकि किसी को लेबल बदलने का शक ही ना हो। लेकिन तभी घर की एक नौकरानी ने उसे देख लिया। वो समझ गई कि रैनसम इस पूरी साजिश में शामिल है। इसके बाद उसने रैनसम को ब्लैकमेल करने के लिए टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट अपने पास रख ली। लेकिन रैनसम को तब तक यह भी पता चल चुका था कि मार्टा खुद को हार्लन की मौत का जिम्मेदार मान रही है। इसी का फायदा उठाकर उसने वो रिपोर्ट मार्टा के घर भिजवाई ताकि वो और ज्यादा डर जाए और उसके जाल में फंस जाए। और इसके बाद रैनसम सीधे उस नौकरानी के पास पहुंचा। उसने उसे मॉर्फिन का ज्यादा डोज दे दिया, उसके हाथ कुर्सी से बांध दिए ताकि वो कभी भी सच दुनिया के सामने न ला सके। अब पूरे परिवार के सामने सच लगभग आ चुका था। ब्लैंक बताता है कि रैनसम ने लैब में आग इसलिए लगाई थी ताकि जब तक तुम वहां पहुंचो सारे सबूत हमेशा के लिए जल चुके हों। उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि तुम्हारे पास भी टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट की एक कॉपी मौजूद है। उसका पूरा प्लान सिर्फ एक था, हर हाल में हार्लन की मौत का इल्जाम मार्टा पर डालना और उसे हमेशा के लिए कानून के जाल में फंसा देना। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि रैनसम बिल्कुल भी नहीं घबराता, बल्कि वो मुस्कुराते हुए कहता है, मान लिया कि तुम लोगों को सच पता चल गया, लेकिन तुम ये कभी साबित नहीं कर पाओगे कि ये सब मैंने किया है। तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि शायद रैनसम सच में बच जाएगा, लेकिन तभी मार्टा के फोन पर अस्पताल से एक कॉल आती है। वो कॉल सुनते ही मार्टा के चेहरे पर राहत साफ दिखाई देती है। उसे बताया जाता है कि जिस नौकरानी को जहर दिया गया था वो बच गई है। यह सुनकर मार्टा खुश हो जाती है, क्योंकि अगर वो जिंदा है तो अब वो रैनसम के खिलाफ गवाही दे सकती है। आखिर उसने अपनी आंखों से रैनसम को देखा था। जैसे ही रैनसम ये बात सुनता है, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि उसका खेल खत्म हो चुका है। गुस्से में वो सबके सामने अपने सारे गुनाह कबूल करने लगता है। वो बताता है कि उसने ये सब क्यों किया और साथ ही परिवार के हर सदस्य के बारे में जहर उगलना शुरू कर देता है। वो कहता है कि उसे इस परिवार से नफरत थी और वो सबसे बदला लेना चाहता था। इतना कहने के बाद रैनसम सीधे मार्टा के पास आता है और कहता है, फिर भी तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम ही जेल जाओगी, अब भी सारे सबूत तुम्हारे ही खिलाफ हैं। लेकिन तभी मार्टा अचानक उसके मुंह पर उल्टी कर देती है। उसी पल रैनसम के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे याद आता है कि मार्टा तो सिर्फ झूठ बोलने पर ही उल्टी करती है, यानी अस्पताल से जो खबर आई थी वो पूरी तरह झूठ थी। असल में वो नौकरानी मर चुकी थी। मार्टा ने जानबूझकर झूठ बोला था ताकि रैनसम घबरा जाए और खुद अपने सारे अपराध कबूल कर ले, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। रैनसम गुस्से में खुद ही अपना जुर्म कबूल कर चुका था, और सबसे बड़ी बात, पुलिस ने उसकी पूरी बात अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली थी। अब सारे सबूत रैनसम के खिलाफ थे। ये एहसास होते ही रैनसम पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। गुस्से में वो पास रखा एक चाकू उठा लेता है और सीधे मार्टा पर हमला कर देता है। लेकिन जैसे ही रैनसम पूरी ताकत से मार्टा पर वार करता है, अगले ही पल ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चाकू मार्टा को लगता तो है, लेकिन वो नकली स्टेज चाकू निकलता है। उसकी धार अंदर जाती ही नहीं। एक पल के लिए पूरा कमरा सन्न रह जाता है। अब पुलिस के पास रैनसम के खिलाफ एक और बड़ा आरोप जुड़ चुका था, मर्डर की कोशिश, अटेम्प्ट टू मर्डर। इसके बाद पुलिस रैनसम को गिरफ्तार करके वहां से ले जाने लगती है। यह सब देखकर पूरा थ्रोम्बी परिवार हैरानी में पड़ जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि कुछ ही घंटों में सब कुछ कैसे बदल गया। इसी बीच मार्टा ब्लैंक के पास जाती है और उससे पूछती है, आपको कब पता चला कि मुझे उस रात के बारे में सब कुछ मालूम था? ब्लैंक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, पहले ही दिन। वो आगे कहता है, जब मैंने तुम्हारे जूतों पर खून के छोटे छोटे छींटे देखे थे, तभी मुझे समझ आ गया था कि तुम उस रात वहां मौजूद थीं। लेकिन मुझे यह भी यकीन था कि तुम कातिल नहीं हो, इसलिए मैं सच तक पहुंचने के लिए तुम्हारे साथ चलता रहा। अब ब्लैंक का काम पूरा हो चुका था। वो मुस्कुराते हुए हवेली से बाहर निकलने लगता है। उधर लिंडा अपने पिता हार्लन के कमरे में जाती है। वहां उसे अपने पिता की लिखी हुई एक चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी में हार्लन ने साफ साफ लिखा होता है कि रिचर्ड उसका भरोसा तोड़ रहा था और उसका किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर चल रहा था। चिट्ठी पढ़ने के बाद लिंडा चुपचाप बाहर आ जाती है। उधर पुलिस रैनसम को अपने साथ लेकर चली जाती है और फिर आता है फिल्म का सबसे यादगार और प्रतीकात्मक दृश्य। पूरा परिवार हवेली के बाहर खड़ा होता है। तभी सबकी नजर ऊपर बालकनी पर जाती है। वहां मार्टा खड़ी होती है। अब उसके खड़े होने का अंदाज ही सब कुछ बयां कर रहा होता है। जिस लड़की को यह परिवार कल तक सिर्फ एक नौकरानी समझता था, आज वही इस पूरी हवेली की मालकिन बन चुकी थी। और जो लोग खुद को इस घर का असली मालिक समझते थे, आज वही लोग इस घर से बेघर हो चुके थे। यहीं पर यह शानदार मर्डर मिस्ट्री अपने एक बेहतरीन अंत तक पहुंचती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आखिर तक आपने वीडियो देखा है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।